अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज के लेक्चर में हम फील्ड ऑफ फोर्स को डिस्कस करेंगे। कायनात में जितनी भी फोर्सेस पाई जाती हैं उन तमाम फोर्सेस की खास किस्म की फील्ड होती है। चाहे वो फर्स्ट ईयर में ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा था और सेकेंड ईयर में कूलम्स लॉ पढ़ा था। ग्रेविटेशनल लॉ माइक्रोस्कोपिक लॉ है, तमाम स्टार्स प्लैनेट की ग्रेविटी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है। कूलम्स लॉ जो है ये माइक्रोस्कोपिक लॉ है, चार्जेस की अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये दोनों लॉज जो हैं ये दो बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन इनका ओरिजिन अभी तक नहीं पता कि ये कशिश शकल क्यों है और चार्जेस एक दूसरे को रिपल्शन या अट्रैक्शन की फोर्सेस क्यों ऑफर करते हैं। तब आपके पास, चूंकि हम चार्जेस की चार्ज को डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का नाम है, तो हम चार्ज के ऊपर फोकस करते हैं। तो चार्जेस की फील्ड या कूलम फोर्स की फील्ड जो है वो माइकल फैराडे ने उसका कॉन्सेप्ट दिया, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। चार्जेस एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करते हैं खास रीजन में, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। माइकल फैराडे का ये कहना था कि ये जो अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स एक दूसरे के ऊपर अप्लाई करते हैं, ये उन चार्जेस की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी बिल्ट इन प्रॉपर्टी है। ये चार्जेस की नेचर के अंदर मौजूद है कि वो एक दूसरे के ऊपर रिपल्शन या अट्रैक्शन की फोर्स अप्लाई करें। इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि ये फील्ड ऑफ फोर्स है, यानी फोर्स की ऐसी फील्ड है कि जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो वो सोर्स चार्ज जो है वो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा खास किस्म की। तो जितने रीजन के अंदर वो उस दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकेगा, उस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। A force field that exerts a force on other charges placed in that field is known as electric field। अब ये जो फील्ड है इसकी खास किस्म की इंटेंसिटी है। इस इंटेंसिटी को हम एक्सप्लेन करते हैं कि जी, इसकी डेफिनेशन है अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप इस फिगर को देखें तो ये आपको एक चार्ज नजर आ रहा है, ये इसके इर्द गिर्द रेड डॉट्स नजर आ रहे हैं। अगर आप इससे दूर जाते जाएं तो ये रेड डॉट्स कम होते जा रहे हैं, जो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये वाले जो रेड डॉट्स हैं यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स जो है वो यहाँ पर कम है। अब अगर ये चार्ज इस फील्ड के अंदर आ जाता है, तो चूंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अगर ये वाला चार्ज इस रीजन के अंदर आए तो ज़्यादा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उस एक्सपीरियंस होगी, और अगर ये दूर दूर रहे तो इसको स्लाइटली सी इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। तो इसकी डेफिनेशन से ही इसका फार्मूला हम डिड्यूस कर लेते हैं। अ फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दैट सोर्स चार्ज। अगर आप इस फिगर पे गौर करें तो एक और चीज़ आपको नज़र आएगी कि ये बड़ा चार्ज है, इसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी। तो अगर आप इसके रेड डॉट्स की डेंसिटी देखें तो वो भी ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा एरिया के अंदर वो डॉट्स की डेंसिटी पाई जा रही है। और ये छोटा सा चार्ज है, इसे हम टेस्ट चार्ज भी कह रहे हैं, क्यू नोट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसके इर्द गिर्द अगर आप रेड डॉट्स की डेंसिटी देखें तो बहुत छोटा सा रीजन है। तो यहाँ से एक बात ये भी वाज़ेह हो रही है कि जितना बड़ा चार्ज होगा उसकी फील्ड रीजन भी उसका उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी अगर आप इसी तरीके से मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो सूरज बहुत बड़ा है, उसका जो ग्रेविटेशनल रीजन है वो भी बहुत बड़ा है। उसकी निस्बत अगर आप चांद को देख लें तो चांद बहुत छोटा सा है और उसका ग्रेविटेशनल रीजन भी उस हिसाब से बहुत छोटा है। अच्छा जी, वापस चार्जेस की तरफ आते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तरफ आते हैं। ये जो फोर्स है ये कूलम फोर्स है। आपको पता है कि जी कूलम फोर्स है वो आपके पास Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर के इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 यहाँ पर सोर्स चार्ज है, Q2 यहाँ पर टेस्ट चार्ज है। तो हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये Q नोट इस Q नोट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास फार्मूला इस तरह का बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिलाई कर रही है सोर्स चार्ज की मैग्नीट्यूड के ऊपर, यानी ये वाला चार्ज इसकी मैग्नीट्यूड के ऊपर, और इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस के स्क्वायर के ऊपर। ये तो ऑलरेडी एक कांस्टेंट है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ये दोनों फार्मूलाज हैं, दोनों ही आप अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा अप्लाई कर सकते हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये जो आ रहा है ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसकी वही डायरेक्शन होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। यहाँ पर ये जो फोर्स है ये इसकी तरफ अलोंग एक्स एक्सिस लग रही है। अगर और तो इसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन होगी। अगर यहाँ पर चार्ज होता तो फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होती और इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी इस तरफ होती। इसका यूनिट आपके पास फार्मूले से डिड्यूस कर लें, न्यूटन पर कूलम। फोर्स का यूनिट न्यूटन और चार्ज का यूनिट कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूज की जाती हैं। ये एक ऐसा मैप है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरियस प्लेसेस। यानी आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये खास किस्म का नक्शा है जो कि आपको इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरियस प्लेसेस। अगर आप गौर करें तो इन लाइंस के दरमियान में डिस्टेंस कम है और जैसे जैसे दूर जाते जाएं तो इनके दरमियान में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, जो कि इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि चार्ज के करीब करीब रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रेंथ ज़्यादा है और इससे दूर जाते जाएंगे तो इसमें कमी वाक़या हो रही है। इनको हम लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं और इनको भी माइकल फैराडे ने ही प्रपोज किया था। इसके अलावा द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू एन एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वही बात है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है कि किसी भी यूनिट एरिया में से जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस गुजर रही होंगी इसका मतलब है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड भी उतनी ही ज़्यादा है। ऑब्वियसली बात है कि जितनी ज़्यादा फील्ड किसी रीजन में से गुजर रही होंगी तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स का इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव चार्जेस के लिए आउटवर्ड, नेगेटिव चार्जेस के लिए इनवर्ड होती हैं। और नेगेटिव चार्ज एक लो पोटेंशियल चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज जो है वो हाई पोटेंशियल चार्ज होता है। लेकिन सेम चार्जेस के लिए ये एक दूसरे से दूर जाती हैं, चाहे अगर वो पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव, और इनके दरमियान का ये जो रीजन है ये जीरो फील्ड रीजन होता है क्योंकि रिपल्शन की वजह से यहाँ पर कोई फील्ड मौजूद नहीं होती। ये आपके पास ऑपोजिट चार्जेस के लिए चार्ट है कि ऑपोजिट चार्जेस की वजह से आपके पास ये पॉजिटिव है, आउटवर्ड है, और ये नेगेटिव है। तो जब ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे की तरफ आएंगे तो आपके पास इस तरह का मैप ड्रॉ होगा। और अगर आपके पास तो चार्ज प्लेट्स आ जाएं तो हमेशा, क्योंकि हमें यहाँ से पता लग रहा है, इस पिक्चर से पता लग रहा है कि आपके पास चार्ज लाइंस हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आती हैं क्योंकि पॉजिटिव आउटवर्ड है और नेगेटिव चार्जेस इनवर्ड है। तो अगर हम इन दोनों चार्जेस को एक दूसरे के करीब लाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैप कुछ इस तरीके से बनेगा कि पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्जेस जो हैं वन चार्ज टू अदर चार्ज यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। तो इसी तरीके से अगर आपके पास दो चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज है, तो हमेशा चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। अगर आप इन चार्जेस से दूर जाते जाएं तो डाइवर्जेंस नजर आ रही है आपको, और इसी तरीके से इन प्लेट्स से अगर आप दूर जाते जाएं तो यहाँ पर भी डाइवर्जेंस नजर आ रही है, यानी वीकनेस ऑफ द फील्ड जो है वो शो हो रही है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं हमने पिक्चर में भी देखा, वीडियो में भी देखा कि ये हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं। Tangent to a field line at any point gives the direction of electric field at that point। कि अगर आप किसी भी पॉइंट के ऊपर, फील्ड लाइन के ऊपर उसका टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को डिनोट करेगा। लाइंस जहाँ पर क्लोजर होंगी वहाँ पर फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जहाँ पर लाइंस जो हैं वो दूर जा रही होंगी वहाँ पर फील्ड वीक होगी। ये हमने तमाम वीडियोस और पिक्चर्स में देखा।
चाहे वो सेम चार्जेस हैं, चाहे वो ऑपोजिट चार्जेस हैं, चाहे वो सिंगल चार्ज है, जहाँ जहाँ पर फील्ड लाइंस क्लोज होंगी वो उनको स्ट्रोंगर रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। और जहाँ जहाँ पर वो एक दूसरे से दूर होंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर होगी। कोई भी लाइन, जितनी भी आपने पिक्चर्स और वीडियोस देखी उसमें नहीं देखा आपने कि कोई भी लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। अगर एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती तो इसका मतलब है कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रही हैं। जब इफेक्ट कैंसिल आउट हो गया तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट के ऊपर ज़ीरो हो गई। और ऐसा कभी भी नहीं होता, ई जो है वो उसकी मैग्नीट्यूड कभी ज़ीरो नहीं होती। और अगर वहाँ पे मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो जाए तो वो उसकी जो डायरेक्शन है वो आर्बिट्रेरी हो जाएगी, और ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ई की हमेशा एक ही डायरेक्शन होती है एक ख़ास पॉइंट के ऊपर। अगर लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, ई की आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो जाएगी या एक से ज़्यादा की डायरेक्शन हो जाएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ओके जी, ये था आपका आज का टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये लॉन्ग के हवाले से नहीं है टॉपिक। और क्या क्या शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं? डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डिफाइन लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि आपको पता है ये दोनों जो हैं वो एक ही चीज़ के नाम है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12.5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आंसर ये फोर्थ पॉइंट के अंदर है जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है। सेम टू सेम आपने इसको इसी तरीके से लिख देना है। बस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसके बारे में आपने एक बार लिख देना, नो लाइन क्रॉस ईच अदर। ओके जी, यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।